नमस्कार। चलिए आज एनआईएस के कोर्स 506 ब्लॉक 4 के कुछ बहुत ही जरूरी टॉपिक्स को समझते हैं। भावी शिक्षकों के लिए ये समझना बेहद जरूरी है, जिसमें हम जेंडर, बालिका और बाल अधिकारों पर खास तौर से ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले लिंग और जेंडर का फर्क जानेंगे, फिर देखेंगे कि भेदभाव आता कहाँ से है। उसके बाद बालिकाओं के सशक्तिकरण पर बात करेंगे और आखिर में कुछ जरूरी कानूनों को समझेंगे। सबसे पहले दो ऐसे शब्दों को समझते हैं जिन्हें अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं, लिंग और जेंडर। पर इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है, खासतौर पर जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं। आइए इसी अंतर को समझते हैं। तो लिंग यानी सेक्स ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल है, मतलब वो शारीरिक बनावट जिसके साथ हम पैदा होते हैं, जो हमें पुरुष या महिला के तौर पर पहचान देती है। ये कुदरती है। और अब आते हैं जेंडर पर। अब ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है। मतलब समाज तय करता है कि लड़कों और लड़कियों को कैसे बर्ताव करना चाहिए, उनकी क्या भूमिकाएं होंगी और उनसे क्या उम्मीदें रखी जाएंगी। और ये टेबल तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है सब कुछ। एक तरफ है लिंग, जो बायोलॉजिकल है, प्राकृतिक है और स्थिर है, और दूसरी तरफ है जेंडर, जिसे समाज बनाता है और जो समय और संस्कृति के साथ बदल भी सकता है। तो जब समाज जेंडर के आधार पर ये भूमिकाएं तय करने लगता है, तो यहीं से एक बहुत बड़ी चुनौती जन्म लेती है, भेदभाव। तो सवाल ये है कि अगर जेंडर कोई सीखी हुई चीज है, तो फिर ये भेदभाव वाले विचार आते कहाँ से हैं? इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये माइंड मैप देखिए, ये दिखाता है कि भेदभाव किसी एक जगह से नहीं आता। ये हमारे घर से शुरू होता है, फिर स्कूल, मीडिया, यहाँ तक कि सरकारी नीतियां भी इसमें भूमिका निभाती हैं। मतलब ये एक पूरा इकोसिस्टम है। और ये भेदभाव, ये स्टीरियोटाइप्स हमारी रोज की जिंदगी में घुले मिले हैं। जैसे लड़कों के लिए कार और बैट, लड़कियों के लिए गुड़िया, लड़कों को बहादुर बनना है, लड़कियों को शांत रहना है। यहीं से तो ये सारी बातें शुरू होती हैं, है ना? एक टीचर होने के नाते इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली। अब बात करते हैं सल्यूशन की, और सल्यूशन है बालिकाओं का सशक्तिकरण, यानी गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट। ये इस ब्लॉक का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब है कि हमें क्लासरूम में, अपने करिकुलम में पुरानी सोच को चैलेंज करना होगा। लड़कियों को बराबर मौके देने होंगे, एक सेफ माहौल देना होगा। देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की ये लाइन कितनी पावरफुल है। ये कहती है कि जेंडर इनइक्वालिटी कोई आज की बात नहीं है, ये अतीत का एक संचयी विरूपण है। मतलब ये सालों से चली आ रही एक गड़बड़ी है, जिसे ठीक करने का काम एजुकेशन का है। चलिए अब उन कानूनी हथियारों की बात करते हैं जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। एक टीचर के तौर पर इन्हें जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले है यूएनसीआरसी, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कहता है कि दुनिया के हर बच्चे को जीने का, आगे बढ़ने का, सुरक्षित रहने का और अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारे देश के भी ज्यादातर बाल कानून इसी पर आधारित हैं। और फिर आता है भारत का अपना राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये एक गेम चेंजर था। इसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक कानूनी, एक मौलिक अधिकार बना दिया। तो पॉइंट ये है कि ये कानून और अधिकार सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये शिक्षकों के हाथ में वो टूल्स हैं जिनसे वो अपनी क्लास में एक बराबरी का माहौल बना सकते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट समझे, चुनौतियां देखीं और कानूनी फ्रेमवर्क को भी जाना। लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है, और उसकी शुरुआत होती है क्लासरूम के अंदर से, जहां एक जेंडर इक्वल भविष्य की नींव रखी जाती है।